एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो हम रिएक्ट करेंगे मेजर गौर बालाजी की वीडियो है जो कि बात करें अबाउट अफ़गानिस्तान एंड तालिबान एंड पाकिस्तान के बारे में एंड रशिया, यूएसए, चाइना। सो इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो हियर वी गो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमेशा कहता हूं, जो आज पहली बारी जुड़ रहे हैं यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फेसबुक पे भी चल रहा है तो आप लाइक कर लीजिए। आज आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मेजर गौरव आर्या, हु is the editor-in-chief of Chanakya Forum, a digital magazine on foreign affairs, geopolitics and national security. And the most important thing I will tell you is, please subscribe to it. He has done a yeoman service to our country. जो अवेयरनेस लेवल मेजर आर्या ने डाली है, कॉमन लोगों में डिफेंस एक टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन बन गया है, वो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके देख के रोज जान पाएंगे, जो किसी भी देश के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कुछ देशों में तो कॉन्स्क्रिप्शन भी होती है, मिलिट्री सर्विस भी होती है, पर कम से कम हमारे देश में अवेयरनेस हो, यही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो थैंक यू मेजर आर्या फॉर स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव एंड आई होप पीपल डाउनलोड द ऐप एंड फॉलो इट। जस्ट गो ऑन नेट एंड डाउनलोड इट एंड फॉलो इट। मेजर आर्या, आज ब्रॉडली जो हमने टॉपिक आज करना था वो ये है कि तालिबान का जो पाकिस्तान फ्यूल्ड राइज है या अफगानिस्तान में राइज हो रहा है, और रशिया, यूएस, इंडिया, चाइना पूरे एरिया को कैसे अफेक्ट करेगा। तो पहले मैं आपसे एक बेसिक जानकारी ले लूं कि तालिबान लोगों ने समझा था खत्म हो गया, यूएस ने इन्वेड किया है, तालिबान हैज डिसअपीयर्ड। यूएस का इन्वेजन किसी को ज्यादा लॉजिक समझ नहीं आया, जाने का लॉजिक और भी कम समझ आया क्योंकि एरिया तो फिर डिस्टेबलाइज हो गया है। तो हिस्टोरिकली व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग विद यूएस, जो वो अफगानिस्तान में कर रही है और क्या करना चाह रही है बेसिकली? देखिए, एक्चुअली जब इराक में इन्वेड करा था 9/11 के बाद, तो उनको ये पता लगा, वहां पे तो उनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं मिले शरण जी, उनको थे भी नहीं तो मिलते कहाँ से। जब उन्होंने नजर अपनी यहाँ पे दौड़ाई, नजर अपनी लगाई अफगानिस्तान की तरफ, तो उनको ये लगा कि यहाँ पे अलकायदा का बेस है, जो कि था भी। सो अमेरिका अभी तक, देखिए, इतना बड़ा अमेरिकन सॉइल पे कभी अटैक नहीं हुआ पर्ल हार्बर के बाद जितना 9/11 हुआ था। एक पर्ल हार्बर हुआ था 1940s में, जिसकी वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा, और अब हुआ ये 9/11। इसके बीच में कभी और उसके बाद भी नहीं हुआ अटैक, और हम चाहते भी नहीं अटैक हो, लेकिन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे इशू ये है कि अमेरिका ने हर समय अपने बॉर्डर के बाहर जंगें लड़ी हैं, अपनी जमीन पे अमेरिका ने कभी जंग नहीं लड़ी। और 9/11 भी कोई जंग तो थी नहीं, वो तो टेरर अटैक था एक। तो कहने की बात यह है कि ये अमेरिका ने बोला कि यहां से अगर अलकायदा का बेस है और अलकायदा अगर यहां से ऑपरेट कर रहा है, तो यहां पे अपना रसूख होना चाहिए, यहां पे अपना प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि अगला अटैक जो अमेरिकन सॉइल पे अगर आता है तो यहीं से आएगा। सो कीप द प्रेशर हियर। अच्छा। सो कि वहां पे प्रेशर, यानी कि अमेरिकन मेनलैंड अमेरिका में कोई प्रेशर ना पड़े। एक तो ये था। दूसरी चीज, अमेरिका की भी इकोनॉमी भी है जो कि कॉन्फ्लिक्ट पे चलती है। देयर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और सारे उनके प्लेयर्स प्राइवेट प्लेयर्स हैं। अब देखिए, जब जंग होगी तब हथियार बिकेंगे, तब दूसरों को। अब ये देखिए ना, सुनिए, तालिबान के पास वेपन्स कहाँ से आते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली फायदा यूएस को ही होता है। इट इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड, यूएस को ही होता है, एंड वी आर अनफॉर्चुनेटली द बिगेस्ट इंपोर्टर्स और द सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। तो इनको फायदा है, अमेरिका को फायदा है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तालिबान, जो अक्सर लोग समझते हैं ना कि तालिबान हार गया या तालिबान जीत गया, ना तालिबान हारता है ना तालिबान तालिबान पानी की तरह है। देयर इज नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड तालिबान। जैसा मैं कई बार समझाता हूँ लोगों को, ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आता। तालीम कहते हैं एजुकेशन को, और जो तालीम हासिल करता है उनको तालिबान कहते हैं। ये स्टूडेंट्स का गिरोह है। दिस इज बंच ऑफ मदरसा स्टूडेंट्स। तो इसमें तालिबान ऐसा नहीं है कि जो फुल टाइम, जैसे कि यूएस आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, इंडियन आर्मी है, या ब्रिटिश आर्मी, फ्रेंच आर्मी है, इटालियन आर्मी है, जो कि फुल टाइम सोल्जर्स हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। तालिबान में कुछ पैसा उनको जरूर मिलता है, लेकिन इशू ये है कि तालिबान वाले कोई फार्मर है ना,
किसी का वेल्डिंग का काम है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, सबके अपने अपने काम अच्छा। है। ये हथियार उठा के तालिबान के फ्लैग के अंडर ये लोग इकट्ठा होते हैं। ये गिरोह भी हैं, वॉरलॉर्ड्स भी हैं। यूसुफजाइयों का एक ग्रुप है, अफरीदियों का एक ग्रुप है, अचकजाई का एक ग्रुप है, महसूद का एक ग्रुप है, जितने ट्राइब्स होते हैं ये सब लोग एक लूजली नेट कोएलिशन है अच्छा, जिसको मेजर साहब तालिबान को कहते हैं। सब पता है। अब क्या होता है कि ये फ्रैक्चर्ड भी हो जाते हैं बीच में। और अफगानिस्तान की तारीख है, जब कोई बाहर वाला आता है तो उससे लड़ते हैं, अगर अमेरिका चला गया कल ही आपस में लड़ेंगे, आप देख लीजिएगा, ये आपस में लड़ेंगे। और तालिबान आ गया काबुल में, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आ गया ये फिर लड़ेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने जंग के अलावा कुछ नहीं, अफगानिस्तान ने अमन तो देखा ही नहीं। अफगानिस्तान तो कितने सालों से सिर्फ जंग ही देखता आ रहा है कि वहां की इकोनॉमी जो है वो एक वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। या तो वहां पे ये ड्रग्स उगते हैं, राइट, या वहां पे बंदूकों की गड़गड़ाहट होती है। सो देयर इज नथिंग एल्स दैट अफगानिस्तान टुडे हैज टू ऑफर। एक जमाने में बड़ा पीसफुल एरिया हुआ करता था, इट वाज अ वेरी पीसफुल प्लेस वंस अपॉन अ टाइम, बट अब वो नहीं है ऐसा, अब वो नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन अफगानिस्तान। मिस्टर आर्य, तो ये यूएस ने जो ट्रंप ने बोला और बाइडेन ने उसको इन अ वे एक्सेलरेट कर दिया, तो ये यूएस का जो एग्जिट मार रहे हैं, ये इनका एकदम से एग्जिट मारने, व्हाट द बॉडी काउंट्स दैट हाई, क्या इनको लग रही, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम तो परसिस्ट करेगी, पानी की तरह तालिब वापस आएंगे, तो ये एकदम से एग्जिस्ट करके क्यों जा रहे हैं? क्या तालिबान इतना स्ट्रांग हो रहा था कि इनको लगा कि हमारा बॉडी काउंट बहुत हाई चला जाएगा जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते? आपके हिसाब से ये एग्जिट का क्या रीजन निकला, या डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है जो ये छोड़ के जा रहे हैं अफगानिस्तान? नहीं, इसका जो छोड़ने का कारण ये नहीं है, बॉडी काउंट इतना ज्यादा नहीं था। और जो तालिबान आए, तालिबान तभी आए जब अमेरिकन ने ये बोल दिया कि साहब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं, तब तालिबान अच्छा। आए। अगर अमेरिका कल ये बोल दे कि हम 10 साल के लिए और अफगानिस्तान में, अमेरिका ये बोल दे कि साहब हम वापस जितने हमारे हजारों ट्रूप्स हम वापस डाल रहे हैं, 10 साल के लिए और है, तालिबान फिर भाग जाएंगे। तालिबान डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टैंड एंड फाइट, दे आर नॉट ट्रेन्ड सोल्जर्स। देखिए वो टेररिस्ट हैं, औरतों को मारना, ठीक है, बच्चों को मारना, फांसी पे चढ़ा देना लोगों को, एक ऐसा दहशत का माहौल क्रिएट कर देना जिससे सब लोग डर जाएं कि साहब तालिबान से पंगा नहीं लेना, क्योंकि गांव के गांव साफ कर देते हैं। यू अंडरस्टैंड? जैसे एक जमाने में मंगोल करते थे ना, आते थे एक साथ और सब गांव के गांव साफ कर दिए, पहाड़ बना दिया सर काट के। सुना होगा आपने, तैमूर ने दिल्ली में करा था, हिंदुस्तान में कहीं भी करा था, या फिर चंगेज खान ने करा। उस टाइप का एक माइंडसेट है तालिबान का, और रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, लिटरलिस्ट हैं इन दैट सेंस। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये बोला कि साहब अमेरिका जा क्यों रही है। मुझे लगता है अमेरिका गई नहीं, अमेरिका ने अपने आप को रिपोजिशन करा है अफगानिस्तान में, क्योंकि अभी भी उनकी ड्रोन स्ट्राइक्स और एयर पावर चल रहा है। तीसरा पॉइंट जो मैं ये कहना चाहता हूँ शरण जी, कि तालिबान 70 से 75 हजार से ज्यादा है नहीं तालिबान टोटल, और जो अफगान नेशनल आर्मी है वो 3.5 लाख के आसपास की है। तो आप ये लगा लीजिए 5 गुना बड़ी है अफगान आर्मी तालिबान से, ठीक है। और आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक और जो क्वाड बना है ना, दे हैव रियलाइज्ड कि तालिबान से हम फिर निपट लेंगे। होमलैंड सिक्योरिटी हो गया, उन्होंने 10 चीजें अपनी कर ली हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम तालिबान को एयर स्ट्राइक से और ड्रोन स्ट्राइक से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अफगानिस्तान में रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नीड टू बी इन अफगानिस्तान एनी लॉन्गर, बट चाइना हैज टू बी कंटेंट। इशू चीन का है, इशू इंडो पैसिफिक का है, इशू अफगानिस्तान का है ही नहीं। जो आज तक पाकिस्तान पैसे खा रहा था जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, कि हम सब जियो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दुनिया को तो हमें पालना ही पड़ेगा, दुनिया मरता क्या ना करता वाले इसको पालेगी, पाकिस्तान को पालना पड़ेगा, पाकिस्तान को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। अब आप देखिए जो तालिबान का हेड है उसकी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत होती है, पूरा तालिबान का डेलीगेशन चीन जाता है, एक बातचीत होती है, बड़े खुशनुमा माहौल में बातचीत होती है, और उस पूरे डेलीगेशन में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। ये आपको क्या बताता है कि चाइना इज डायरेक्टली टॉकिंग टू प्लेयर्स इन अफगानिस्तान। चाइना डज नॉट नीड पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया इज ऑल्सो टॉकिंग टू प्लेयर्स इन अफगानिस्तान, रशिया इज ऑल्सो टॉकिंग टू प्लेयर्स इन अफगानिस्तान, अमेरिका इज ऑल्सो टॉकिंग टू प्लेयर्स इन अफगानिस्तान। सब लोग अफगानिस्तान में अलग अलग प्लेयर से बात कर रहे हैं। क्या कोई भी पाकिस्तान के जरिए से बात कर रहा है, पाकिस्तान के थ्रू बात कर रहा है? तो भाई पाकिस्तान तो चुंगी नाका स्टेट था, पाकिस्तान ने तो यही बोला था कि साहब अगर अफगानिस्तान जाना है तो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, वी होल्ड द की टू अफगानिस्तान। अब ये पता लगता है कि इट होल्ड्स नथिंग, और तालिबान भी शाणे हो गए ना,
इश्करन जी, तालिबान भी तो सियाने हो गए। समझदार हो गए। तालिबान पिछले 20-22 साल से जो कतर में है, दुबई में है, इस जगह है, उन्होंने भी दीन दुनिया देख ली, उनको भी पता लग गया साहब क्या चल रहा है दुनिया में। दे हैव बिकम स्मार्ट। तालिबान ऑल्सो डज नॉट नीड पाकिस्तान पे, इट डज नॉट। ठीक है, जो मदद मिल रही है पाकिस्तान से वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि तालिबान बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, सॉरी, तालिबान को एक और बाप मिल गया है। अच्छा, तालिबान को चीन मिल गया है। तो डायरेक्ट पेरेंट पे पहुंच गया, उसने बीच में मिडिल मैन ब्रोकर हटा दिया है, सीधा ही ओनर के पास चला गया। बस। बट मैं आपसे बात करने से पहले कुछ पाकिस्तानी चैनल्स वीडियोस देख रहा था, तो वो तो कह रहे हैं कि तालिबान ने 80-90% अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, उनका राज आने वाला है। तो फैक्चुअल पोजीशन क्या है मेजर आर्या ग्राउंड पे? क्योंकि दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक फैक्चुअल पोजीशन क्या है, दूसरी में एथनिक कॉम्पोजिशन देख रहा था। तालिबान इज बेसिकली पश्तून्स, और वो 40% अफगानिस्तान है, तजाक्स हैं, हजराज हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज और हैं। तो ये क्या कास्ट वॉर भी होगी वहां पे, या जैसे पिछली बारी दे हैड मैनेज टू कंट्रोल वो हो जाएगा? तो ये दोनों क्वेश्चंस, व्हाट इज द पोजीशन एंड इज इट होमोजीनियस फॉर तालिबान टू कंट्रोल इंटायर अफगानिस्तान विद दिस कास्ट कॉम्पोजिशन? उस पर आप प्लीज बता दीजिए। इश्करन जी, ऐसा है, एक तो ना ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको जो पाकिस्तानी फौज बोलती है वो बोलते हैं, इनको खुद नहीं पता है। अच्छा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके चैनल पे फिर भी, क्योंकि हम सच तो बोलना ही पड़ेगा, ये ना इनको नॉलेज भी नहीं है ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया, दे आर नॉट वेरी वेल रेड, कि ये पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं 80-90% अफगानिस्तान में तालिबान ने राज कर लिया, और तालिबान खुद कहता है कि हमारे 75,000 लोग हैं। ये तालिबान ने क्लेम नहीं करा कि हमने अफगानिस्तान पे 90% अफगानिस्तान पे हमारा कब्जा है, तालिबान नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। ये स्पोक्स पर्सन बनते हैं तालिबान के, ठीक है। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा एक रिवायत है पाकिस्तान में कि पहले सेलिब्रेट कर लो। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं शुरू हुआ उसके पहले ही पटाखे कि हम तो जीत गए, फिर बाद में जलील होते हैं ये लोग, परेशान होते हैं। अब देखिए इसमें इशू क्या है कि ये लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं, कैसे आप बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल? नंबर 1, वहां पे इंडिया उनके साथ खड़ा है, अमेरिका उनके साथ खड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लोगों ने इन्वेस्ट करी है, जानों की इन्वेस्टमेंट करी है, इमोशनल स्पेस है अफगानिस्तान में, ऐसे तालिबान को ले देंगे। और पाकिस्तानी जो मैं बता रहा हूँ, ये जो बंगड़े डालते हैं ना हर समय कि साहब अगर वहां पे चला गया तालिबान तो हमारा, इनको ये नहीं पता कि अगर भगवान ना करे तालिबान काबिज हो जाता है काबुल में, तो द बिगेस्ट सफरर विल बी पाकिस्तान। सबसे ज्यादा खून पाकिस्तान में बहेगा। इनको अकल ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। जो इनको अक्ल ही क्या नाम है वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हेड है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं पर पीछे से एक है। ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज ने एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग करी थी पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि जो आप लोग समझते हैं कि 2 अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान, एक्चुअली पीछे से जुड़ी हुई हैं, एक ही है, ठीक है। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान में प्रेशर पड़ता है तो अफगानिस्तान भाग जाते हैं तालिबान की शरण में, और जब तालिबान पर प्रेशर पड़ता है तो वो पाकिस्तान आ जाते हैं टीटीपी की शरण में। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जो वली मसूद, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया उसका अभी स्टेटमेंट आया था, उसने सीएनएन को इंटरव्यू दिया है, ठीक है। उसने सीएनएन को क्या इंटरव्यू दिया शरण जी? उसने बोला है कि आर वॉर इज अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। हमारी जो जंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पहली चीज, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है। और ये जो भी खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया जो ट्राइबल बेल्ट है, उसको हम एक आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं पाकिस्तान से अलग करके, जहां पे हम इस्लामिक कानून नाफिज करेंगे। उनका यह कहना है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। जो खुद मुख्तारी है वो सिर्फ, उसका हक सिर्फ अल्लाह को है, किसी इंसान को हक नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इंसान ने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इंसान ने लिखा है, इंसान की कहीं भी बात हम नहीं मानते। जो कुरान है, कुरान अल्लाह की ज़बान है, वो नाफिज होगा, शरिया नाफिज होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर ओन वॉर ऑफ सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस है, टीटीपी वाले खुद लड़ रहे हैं। और एक आखिरी बात मैं आपको इसमें बताता हूँ इश्करन जी, बड़ी इंटरेस्टिंग ना। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त इंडिया नहीं है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बलूचिस्तान भी नहीं, पाकिस्तान के लिए सबसे जबरदस्त एग्जिस्टेंशियल खतरा जो पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा, कर सकता नहीं है, कर देगा, दैट इज पश्तून नेशनलिज्म। ये जो ड्यूरेंट लाइन है ना बीच में,
ये जो ड्यूरेंट लाइन है अफगान और पाकिस्तान का बॉर्डर, ये पश्तून इसको मानते ही नहीं। पश्तून कहते हैं नकली है, ये फेक है, ये अच्छा, इन सब की सब रिश्तेदारियां हैं, इन सब की रिश्तेदारियां हैं बीच में। एंड दीज पीपल से वेरी ब्लंटली कि साहब ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का, ये हमारा एरिया है साहब, ये अलग मुल्क बनेगा। तो ये दे डोंट बिलीव इन द स्टेट। तो ये देखिए, अगर पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक हैं, तो इसका मतलब अफगान तालिबान भी सपोर्ट कर रहा है इनको इसमें। तो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। ये जो टीवी पे ये लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, इनको खुद नॉलेज नहीं है, बहुत बुरे फंसने वाले हैं ये लोग। मुझे आ रहा है, मैं इस पे दोनों ही सवाल पूछूंगा। एक तो जो टीम में जब पढ़ रहा था कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात करते हैं कि हमें बहुत स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिल जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में तो द डेंजर इज इंडिया वेरी क्लियरली, बाकी सबके तो वैसे ही क्लाइंट स्टेट बन चुके हैं, चाइना के तो बन ही चुके हैं। तो क्या ये जो उनका स्ट्रैटेजिक डेप्थ का ड्रीम है, और ये बहुत बारी हम भी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जब भी कैजुअली पढ़ते थे सुनते थे, व्हाट एग्जैक्टली डज दैट ऐड टू देम इन मिलिट्री टर्म्स विज़ इंडिया? एंड सेकेंडली इफ यू कुड, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा बात होती है कि बलूच की एम्बेसी खुलनी चाहिए, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, पर आप कह रहे हैं उससे बड़ा खतरा पश्तून मूवमेंट है। तो आप ये दोनों मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड हैं, अलग हैं, लिबरेशन आर्मी है, तो दोनों की थोड़ी आप अगर सिचुएशन बताएंगे ये सब नेशनलिज्म मूवमेंट की, तो वेरी नाइस फॉर द ऑडियंस टू नो। जी इश्करन जी, अगर मैं ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं, कोई भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट, कोई भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट तब तक कामयाब नहीं होती जब तक कोई ज्योग्राफिकली नेबरिंग कंट्री उसको सपोर्ट ना करे। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया में इतने साल तक, हाँ जैसे कि बांग्लादेश हुआ, या फिर जैसे इंडिया ने सपोर्ट करा और हमने बांग्लादेश बनाया। कश्मीर का इतने सालों क्यों चला? क्योंकि पाकिस्तान नेबर था। बलोच जो लड़ रहे हैं, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक्चुअली क्या बलोचिस्तान को किसी नेबरिंग कंट्री से सपोर्ट नहीं है, ईरान से सपोर्ट नहीं, अफगानिस्तान से सपोर्ट नहीं, वो आइसोलेशन में लड़ रहे हैं। लेकिन पश्तूनों के साथ ऐसा नहीं है, पश्तूनों को अफगानिस्तान से सपोर्ट है, और जो भी अफगान आएगा वो ड्यूरेंट लाइन नहीं मानेगा, क्योंकि वो नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो नहीं मानते, साफ सीधी बात है। वो पाकिस्तान से प्यार से बात कर लेंगे, उनके साथ खाना पी लेंगे, खाना खा लेंगे, चाय पी लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उनसे क्या आप ड्यूरेंट लाइन मानते हैं, हाँ या ना, वो बोलेंगे नहीं मानते। इट इज अगेंस्ट द पश्तून ईथॉस, वो है ही नहीं, वो उनका इलाका है, वो कहते हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज इश्करन जी बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये अलग भी होते हैं, साथ मिलते हैं। बलूचिस्तान में जो बलूच पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो बलूचिस्तान में है दैट इज पश्तून ओरिजिन। 60 से 65% जो पॉपुलेशन बलूचिस्तान की है दैट इज ओरिजिनली नॉट बलोच बट पश्तून। ठीक है, तो ये कहने की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अंडर एनी कंडीशन दिस इज ऑफ ग्रेट डेंजर। पश्तून नेशनलिज्म की बात जो मैं करता हूं, पश्तून नेशनलिज्म, कि पश्तून एक कल्चर है, ये बड़ा, ये बलोचों ने कहा था। और एक मैं जान पहचान का मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में ना, वो मुझसे कह रहा था, तो मैंने तो उसको बोला कि भाई ये जो डायलॉग है ये तो बलोचों का है। कह रहा नहीं, हम पर भी फिट होता है। तो मैंने बोला क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो मुझसे कहता है पश्तून फॉर 5000 ईयर्स, मुस्लिम फॉर 1400 ईयर्स एंड पाकिस्तानी फॉर 73 ईयर्स। तो कहता है कि हम तो 5000 साल से पश्तून है यार, तुम हमें स्टोरी, हाँ तुम हमें पाकिस्तान की स्टोरी क्यों सुना रहे हो? पाकिस्तान जब जन्मा भी नहीं था, हम तब से अफगानिस्तान पे राज कर रहे हैं, हम तब से ये एरिया इलाके हमारे हैं, तो वी आर पश्तून फॉर 5000 ईयर्स। इसीलिए बलोच भी यही कहते हैं। ये बलोच अकबर बुख्ती, नवाब साहब अकबर बुख्ती शहीद हो गए जो, उनका ये बयान था कि बलोच फॉर 10,000 ईयर्स या बलोच फॉर 5,000 ईयर्स, जो भी उनकी बड़ी मेहरानगढ़ का सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। तो जैसे कि बलोच फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ना, मुस्लिम फॉर 1400 ईयर्स एंड पाकिस्तानी फॉर 70 ईयर्स, 74 ईयर्स। तो उनकी लॉयल्टी तो देखिए, इट्स वेरी वेरी क्लियर। पश्तून नेशनलिज्म है। पश्तून, आपको पता है सबसे ज्यादा पश्तून कहां पे? यूल बी सरप्राइज, सबसे ज्यादा पश्तून जो पाकिस्तान में कराची में, दे आर नॉट इन खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में नहीं, सबसे ज्यादा कराची में। एंड कराची अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। आपको लगता है जब तालिबान घुसेगा खैबर पख्तूनख्वा में, इनके रिश्तेदार कराची में नहीं होंगे? और अगर वहां से भागकर अफगान आते हैं, खाना जंगी होती है, सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध होता है, अगर वहां से आएंगे ये, तो क्या उसके साथ तालिबान नहीं घुसेंगे? और तालिबान को आता क्या है, एक बात बताइए इश्करन जी, मैं अपने दर्शकों से पूछता हूँ, तालिबान को आता क्या? तालिबान को सिर्फ लड़ाई लड़नी आती है, क्योंकि वो जंग में ही पैदा हुए हैं। वो ठीक है खेती वेती कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची में कहाँ खेती करेंगे? उनको तो एक ही प्रोफेशन आता ही है, ट्रिगर फिंगर वाला, चलाओ गोली ठोको आदमियों को, उन्हीं के पैसे हैं, उनका स्पेशलाइजेशन इसी में।
तो पाकिस्तान जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है ना, इट डज नॉट रियलाइज, वो स्नेक्स इन द बैकयार्ड वाली हिलेरी क्लिंटन ने बात करी थी, आपको पता ही है, स्नेक्स इन द बैकयार्ड, इनको अभी तक ना अकल आई ना तमीज आई कि इनको बहुत भारी डंडा पड़ने वाले हैं। पर मुझे आ रहा है ये जैसे बांग्लादेशी नेशनलिज्म का एक मेन प्रॉब्लम था पंजाबी डोमिनेंस। ऑलराइट सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें मेजर गौरव आर्या जी कह रहे हैं कि जो पश्तून है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में है, और अगर इन केस पश्तून जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा पेशावर वगैरह में नहीं है जितने कराची में है। और ये बात सच है क्योंकि जॉब्स वगैरह के लिए आते हैं, फिर यहाँ सेटल हो जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को बुलवा लेते हैं, घर ले लेते हैं, 1 रूम का 2 रूम का, इस तरह से होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहीं पे घर खरीद के यहीं पे सेटल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार का सिस्टम अच्छा है, खाने पीने का सिस्टम सही है, और आपको जो है वो जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, इतना मुश्किल काम नहीं होता, जैसी भी मिल जाए पर मिल जाती है। सो आप भूखे नहीं रह सकते। लेकिन मेन चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि मेजर साहब ये कह रहे हैं कि पश्तून के साथ अगर अफ़गानिस्तान से जो है वो तालिबान भी एंटर हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जिससे कराची जो है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी कराची से ही होती है, और अगर कराची ही में ये लोग आ गए तो फिर कराची का सिस्टम क्या होगा, जैसे कि अफ़गानिस्तान में भी हमें देखने को मिल रहा है। और जॉब्स वगैरह तो वाकई में ही एयरपोर्ट की हालत देख लें, अफ़गानिस्तान में हमें देखने को मिली जो कि बहुत ही बुरी थी। तो क्या अगर मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में जो एयरपोर्ट हमें देखने को मिला, अगर वही हमारा कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, वैसे तो मैं कभी नहीं सोच सकती कैसा हो, बट मैं इमेजिन कर रही थी इस वीडियो को भी देखकर कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमारा क्या फ्यूचर होगा और क्या हम लोग हमारे पास होगा करने के लिए। और लेकिन यह है कि वहाँ पर फीमेल्स तो अफ़गानिस्तान में जा रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक जाहिर सी बात है फिर लिमिट उसमें काउंट की जाएगी और ये सारी चीज़ें। तो खैर ये आज़ादी जो है वो छिन जाएगी, जो कि आज़ादी एटलीस्ट भी हमें है। तो खैर मैं तो नहीं चाहूँगी कि कभी भी तालिबान यहाँ पर आए और कभी भी इस तरह का कुछ हो हम लोगों के साथ, लेकिन देखने को तो यही मिल रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है या ऐसा ही कुछ दिखने वाला है। सो खैर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो तालिबान जो हैं उनके आने से क्या पाकिस्तान में इम्पैक्ट पड़ेगा, कराची में, या फिर नॉर्मल लाइफ ही गुजरेगी। एनीवेज सेकंड में ये कहते हैं कि तालिबान जो हैं वो चाइना के साथ जो है वो कनेक्ट हुए हैं। चाइना जो है वो पहले पाकिस्तान से कनेक्ट थे तालिबान, लेकिन अब जो है वो डायरेक्टली चाइना से मिल गए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का इतना रोल नहीं रहा है इसमें, वो इतना वैल्यू नहीं करते। अभी मैं रिसेंटली 1-2 वीडियोस भी देख रही थी जिसमें ये भी न्यूज़ भी हमें देखने को मिली थी कि पाकिस्तान के FM जो है उनको मना कर दिया गया। उनके सामने ही ताजिकिस्तान जो है उन्होंने भी मना कर दिया कि हम अफ़गानिस्तान के इस अफ़गानिस्तान में जो ये तालिबान का रूल चल रहा है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और इस पे हम बाइकआउट करते हैं। और उसके बाद फिर जो है अब हमें एक और चीज़ भी देखने को मिली थी कि अफ़गानिस्तान जो है उसमें तालिबान जो है वो सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ, रशिया, चाइना, भारत और तजिकिस्तान, ईरान, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू नहीं कर रहे बल्कि डायरेक्टली कर रहे हैं। सो इससे ये आइडिया हो रहा है कि तालिबान समझ गया है कि ये चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी है, खुद हैंडल करनी है, सो हमें सहारा नहीं लेना। लेकिन जो मेन है, जैसे कि पाकिस्तान भी चाइना से मिला हुआ है, मतलब चाइना से मिला हुआ इन केस कि चाइना जो है उनसे कुछ ना कुछ जो है वो CPEC का प्रोजेक्ट और इस टाइप का, तो अब अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो भी इस तरह का कुछ कर रहे हैं कि चाइना से ही कनेक्ट हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि चाइना इस मामले के बीच में क्यों आ रहा है, चाइना को इससे क्या फ़ायदा होगा, चाइना क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है। इसके बारे में अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। रिसेंटली मैं एक और वीडियो देख रही थी, लास्ट नाइट की देख रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पे जो है वो एक जो है वहाँ पर इंसिडेंट हुआ जिसमें US ने तालिबान को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि हम जो हैं आप ये यहाँ पर करेंगे इस तरह का कुछ। तो उन्होंने उस वक्त तो
एक्सेप्ट नहीं, उन्होंने आगे कर दी कि कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन उसी के कुछ मिनट्स के बाद पता चला कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया, जिससे लोग जो है वो गए, काफ़ी लोग मर गए। अभी तो 100 की मुझे सुनने को आ रही है, रात में 15 लोगों का सुनने में आया था। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, जिसमें जो उनके अपने ही आर्मी के लोग थे वो अंदर बैठे हुए थे एयरपोर्ट में, फिर जो है वो उनको लेने आए थे। लेकिन अब यूएस का इसमें इतना बड़ा रोल मुझे समझ नहीं आता कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है। अब देखो यूएस जो है वो आया, पहले वहाँ पर था, लड़ भी रहा था, फिर अचानक से वो निकला और पीछे से तालिबान एंटर हो गया। इन लोगों ने अपनी जगहों को बर्बाद नहीं किया, जहाँ पर इनके ठिकाने थे, जहाँ पर इनके हथियार थे, उनको बर्बाद नहीं किया, तबाह नहीं किया। वो इनके हैंड ओवर लगे, जहाज़ इनके हैंड ओवर लगे तालिबान के, इनको और बेनिफिट हो गया। उसके बाद फिर ये लोग निकल के भागे, तो उससे कितने अफगानी जो लोग हैं, मासूम से लोग ऊपर से जहाज से लटके ऊपर नीचे गिरे हैं और वो मर गए। थोड़ा सा एहसास नहीं था इस चीज़ का कि वो लटके हुए हैं, चलो हम पहले उनको साइड पर करें उसके बाद। या फिर वो इतने डर चुके थे मॉब से कि उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाहर निकल के ये सब कुछ कर सकते, और वो निकलने की उन्होंने की कि जाओ मरते हैं तो मरे। खैर यूएसए का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर यूएसए वहाँ पर स्टे करता तो शायद वहाँ पर बच सकता था, सब कुछ हो सकता था। अब जैसे यूएसए ने 2000 में भी ये सारी चीज़ें की थी, तो ये तालिबान जो है वो भाग गया था। अब दोबारा से अगर इस तरह का होता है तो फिर भी हो सकता है कि वो भाग जाए। लेकिन ये सब लोगों का आपस में ही मिली हुई खिचड़ी है, बनाई हुई खिचड़ी है, जो कि हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो कि सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ्टी खैर हमारे यहाँ पर सेफ्टी तालिबान जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर सेफ्टी तो आपको पता है होती नहीं है। वहाँ पर तो दहशत ही होती है, लोग डरते हैं, लोग परेशान होते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते। और अगर गवर्नमेंट उनकी अकॉर्डिंगली होगी, उनकी श्रेया के अकॉर्डिंगली होगी, तो इंसान जो है वो कभी भी उसमें आगे निकल नहीं सकता, और अपने मर्जी, आज़ादी, वो सारी चीज़ें मतलब रह जाती हैं। क्योंकि अब तो आपको पता है मॉडर्न ज़माना है, हर कोई लोग अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं। तो अगर ये जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर लोगों की सोच जो चेंज होगी, उनको घुटन होगी। अभी भी देखने में आया काफ़ी लोग जो हैं वो निकल गए, भाग रहे हैं, और मुझे उनकी हालत पे इतना तरस आता है, उनकी कंडीशंस को देखकर, उनके हालात को देखकर कि वो लोग एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। पख्तून जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान में एक अलग स्टेट होगी। सिंध में कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक अलग स्टेट होगी। बलोच कहते हैं कि हमें बलूचिस्तान अलग से चाहिए। मतलब एक अलग अलग कंट्री बनाने के चक्रों में है, मतलब डिवाइड। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान का फ्यूचर होगा क्या, आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि इतने क्राइसिस हैं, इतने इश्यूज हैं, और हर फिरका ही अपना एक अलग सिस्टम बनाना चाहता है, अलग से सारा सिस्टम रखना चाहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कितने देर तक चलेगा और ये कैसे रहेंगे, क्योंकि हज़ारा वालों का अलग एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है और कश्मीरी अलग से कंट्री चाहते हैं। मतलब हर कोई एक अलग ही सिस्टम चाहता है। सो जब तक ये मामला जो है वो क्लियर नहीं होते, लोगों की सोच एक नहीं होती, तब तक ये कंट्री नहीं बन सकती। ये कंट्री टूट जाएगी अगर लोगों की सोच एक नहीं हुई तो। और लोगों को अब देखना है कि वो किस तरह से अपनी कंट्री के लिए सिंसियर होते हैं या क्या करते हैं, या गवर्नमेंट उसमें क्या अपना रोल अदा करती है, वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं। बलूचिस्तान में तो एक ये है कि आप कहीं भी आउट ऑफ कंट्री चले जाओ तो वहाँ पर बलूचिस्तान को तो खैर एक अलग ही कंट्री एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था, फिर मुझे आइडिया हुआ जब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, देखा, तो फिर मैंने सर्च मारा तो उसमें मुझे पता चला ये सारा। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेजर गौरव आर्य जी की कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी वो भी शेयर कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।